नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज समितियों से संबंधित यह हमारी अंतिम क्लास रहेगी। जो कि हमारा जो टॉपिक था भारत में पंचायती राज, इसी के अंतर्गत ये टॉपिक रहा है। यानी भारत में पंचायती राज वाला जो टॉपिक है आज हमारा समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। प्यारे साथियों, हमने दो समितियों को देखा जो कि महत्वपूर्ण थी पंचायती राज से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको उन समितियों की सिफारिशें और उनकी तिथि को जरूर पता होगा कि कब वह बनी, कब उन्होंने रिपोर्ट पेश की या प्रस्तुत की। आज हम तीन अन्य समितियों के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले जीवी के राव समिति के बारे में। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है, नीति आयोग के पहले था योजना आयोग। योजना आयोग ने 1985 में इस समिति का गठन किया और इस समिति का गठन किया जीवी के राव की अध्यक्षता में। तो ध्यान रखिएगा, हम कंफ्यूजन में तब आते हैं जब यही शब्द या तो इंग्लिश में लिखा आ जाता है, हो सकता है इस जी को इस तरीके से दे दिया जाए जीवी के राव। तो ध्यान रखना, जीवी के या तो हिंदी में लिखा रहेगा या इंग्लिश में लिखा रहेगा। हमें स्पष्ट रहना है कि यह पंचायती राज से संबंधित समिति है। तो योजना आयोग ने 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम था जीवी के राव समिति। इस समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1986 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो पंचायती राज के संबंध में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की। इन सिफारिशों में इसने भी वही बात की जो कहीं ना कहीं अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उसमें देखने को मिलती है। इसने कहा साहब, जिला परिषद जो है, इस जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए पंचायती राज संस्थानों में। यानी अशोक मेहता समिति बात करती थी विकेंद्रीकरण में पहला स्तर होना चाहिए जिला। ये क्या कह रही है कि जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, यानी जिलों को कहीं ना कहीं जो पावर है, जो अथॉरिटी है, फिर थोड़ी सी ज्यादा देनी चाहिए। यह किसने कहा? जीवी के राव समिति ने अपनी सिफारिशों में। दूसरी इसने बात की कि एक नए पद का सृजन कीजिए, उस पद का नाम होना चाहिए जिला विकास आयुक्त पद। ठीक है, जिला विकास आयुक्त एक पद का सृजन होना चाहिए ताकि जिले के संबंध में जो भी कार्य करना हो उसका सर्वोच्च कौन हो? जिला विकास आयुक्त हो। यानी जिले का प्रभारी इसे बना जाए, इस पद को बनाया जाए, इस पर जो भी बैठे, इस पद पर जो भी रहे वह जिले का सर्वोच्च रहे, वह जिले का प्रभारी रहे। तो जीवी के राव समिति ने दो महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन सी दी? जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और जिला विकास आयुक्त पद का सृजन होना चाहिए। एक जो बात इसने कही वह बात काफी महत्वपूर्ण है, वह बात थी कि नियमित चुनावों का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो चुनावों की अनियमितता देखने को मिलती है, ये चुनावों की अनियमितता नहीं होनी चाहिए बल्कि नियमित चुनाव का प्रावधान होना चाहिए। ये बात की थी जीवी के राव समिति ने। इसके साथ ही इसने एक बात और कही कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न परिषदों का निर्माण होना चाहिए ताकि कार्य अच्छे से हो सके, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह अच्छी हो सके और थोड़ा सा पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके। जैसे समझिए, उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति को 15 कार्य सौंप दिए जाए कि भाई आपको एक दिन में 15 काम करने हैं, तो हमें भी पता है कि 15 काम करते करते वह यहां पर शहीद हो जाएगा, लेकिन बेचारे का 15 काम बड़ी मुश्किल से होगा। वहीं उससे कह दिया जाए कि तुम्हें एक काम करना है और बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो अगर मैं किसी से भी पूछूं, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति से भी पूछूं जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, अगर उससे पूछूं कि भाई ये बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को 15 काम दिए जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को एक काम दिया जाए तो अच्छा काम कौन सा होगा? तो वह कहेगा जो एक काम करेगा वह बहुत अच्छे ढंग से करेगा। यानी हमें भी पता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी कभी भी साथ नहीं चल सकती। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी को कम करना ही होगा, जो मात्रा होगी उस मात्रा को कम करना ही होगा। कहने का मतलब उस व्यक्ति को 15 काम की जगह अगर आप एक या दो काम सौंपते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, उत्पादकता ज्यादा रहेगी, अच्छे ढंग से काम कर सकेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपको एक दिन में 10 विषय पढ़ना है ना, और मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कहूं कि आपको केवल 3 विषय पढ़ना है, तो स्वाभाविक सी बात है जो 10 विषय पढ़ रहा है
वह कम से कम पढ़ पाएगा और उसको कम से कम चीजें पता रहेगी। लेकिन जो 3 पढ़ रहा है, भले ही वह कम पढ़ रहा है, लेकिन उन तीनों को इस तरीके से पढ़ रहा है कि वहां से कुछ भी पूछा जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ता है तो उसकी उत्पादकता ज्यादा रहेगी, उसका सिलेबस जल्दी कवर होगा। ये हम देख सकते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के संदर्भ में एक मेथड को। यानी अगर क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए तो क्वांटिटी या जो मात्रा है उस मात्रा को कम करना ही होगा। मात्रा बढ़ाएंगे तो क्वालिटी खराब हो ही जाएगी। अगर शुद्ध दूध है, यानी दूध में पानी की मात्रा कम है, तो दूध की क्वालिटी अच्छी है। अब आप मात्रा पानी की बढ़ा दीजिए दूध में, तो क्वालिटी अपने आप ही घट जाएगी। ठीक ऐसे ही यहां पर इस समिति ने क्या कहा कि आपको विभिन्न परिषदों का निर्माण करना चाहिए ताकि वह परिषद उस क्षेत्र से संबंधित हो और उस क्षेत्र के विकास में अपना कार्य कर सके। तो इसने कहा कि राज्य स्तर पर आप कीजिए राज्य विकास परिषद का गठन, ताकि राज्य से संबंधित विकास करने की जिम्मेदारी इसकी हो जाए। जिला स्तर पर आप कीजिए जिला विकास परिषद का गठन, ताकि जिले से संबंधित जो भी कार्य करना हो जिला विकास परिषद करे। मंडल स्तर पर आप कीजिए मंडल पंचायत का गठन और ग्राम स्तर पर कीजिए ग्राम सभा का गठन। अब देखिए, उदाहरण के लिए एक बात समझिए, अगर जिले से कह दिया जाए कि आप ही को सभी चीजें देखना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मात्रा ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जिले से कहा जाए आपको केवल जिले के संबंध में कार्य करना है, तो जिले से संबंधित कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। तो इस समिति ने, जो जीवी के राव समिति है, इसने कहा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिले स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। ये थी जीवी के राव समिति। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस समिति का गठन 1985 में योजना आयोग द्वारा जीवी के राव की अध्यक्षता में किया गया, जिसने 1986 में अपनी सिफारिशें दी। 1986 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और सिफारिशों में कहा कि जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन होना चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए, राज्य स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर पर विभिन्न विकास परिषदों की स्थापना होनी चाहिए। ये थी जीवी के राव समिति। अब हम 2 महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानते हैं। इनसे संबंधित आपको डेट ध्यान रखना है और इसकी एक एक 2-2 सिफारिशें ध्यान रखनी है। आपने बचपन में जब आप स्कूलों में पढ़ रहे होंगे तो स्कूल में आपने एक श्लोक सुना होगा, बड़ा फेमस श्लोक था, चाणक्य के कौटिल्य का यह श्लोक था। श्लोक था कि माता शत्रु पिता वेरी येन बालो ना पाठिता न सोपते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका जो अर्थ था वह अर्थ ऐसा था कि वह माता पिता उन बच्चों के शत्रु है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। समझ नहीं आए तो कहने का मतलब है, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे माता पिता उन बच्चों के शत्रु हैं और ऐसे बच्चे सभा के मध्य ठीक उस प्रकार से शोभा नहीं पाते जिस प्रकार से हंसों के मध्य बगुला शोभा नहीं पाता। ये इस श्लोक का मतलब होता था और चाणक्य का ये श्लोक है या कौटिल्य का ये श्लोक है। अब देखिए, आपके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 99% स्टूडेंट के साथ ये स्थिति है, बल्कि मैं तो कहूंगा आज के टाइम तो 100% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें उनके माता पिता पढ़ाने चाहते हैं, उनके माता पिता पढ़ा रहे हैं और जी जान से पढ़ा रहे हैं। पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसी विकट परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि घर वाले पढ़ाने के लिए सक्षम भी ना हो, उसके बावजूद पढ़ा रहे हैं, लेकिन संतान ऐसी है कि पढ़ने की जगह कुछ और ही किए जा रहे हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर उन संतानों का, उन पुत्रों का, उन लड़कों का, उन लड़कियों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो उन विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शत्रु वही है, क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी पढ़ाने की थी। हर माता पिता चाह रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़े, कुछ अच्छा करे, गवर्नमेंट जॉब ले, सरकारी नौकरी ले। लेकिन अगर आप खुद ही मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपके सबसे बड़े शत्रु आप ही हैं। जब आपके साथ ही आपका दोस्त किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्शन लेने के बाद समाज में जब वह एक स्थिति पर आ जाएगा, समाज में जब उसका बोलबाला रहेगा, जब उसकी
इज्जत होगी और कहीं ना कहीं आपको उसके समकक्ष एक अपमानजनक स्थिति महसूस होगी, आपको एक अपमान महसूस होगा। तो उस समय आपके माता पिता उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे, बल्कि उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अनुकूल स्थिति थी, आपके पास पर्याप्त समय था, आपने मेहनत नहीं की। यह आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहनत करते, आप कुछ करते, लेकिन आपने उस समय को ऐसे निकाल दिया कि उस समय का कोई मतलब ही नहीं निकला। और ध्यान रखना, जब वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी निकल जाएगी, उसके बाद जब आप सामाजिक स्थितियों से गुजरेंगे, जब आप गृहस्थ जीवन से गुजरेंगे और विभिन्न परिस्थितियां आपको झकोरेगी, तब आपको लगेगा कि शायद उस समय अगर मैं मेहनत कर लेता, उस समय कुछ अच्छा कर लेता, तो इन परिस्थितियों को मुझ पर हावी होने से बेहतर आज मैं इन परिस्थितियों पर हावी होता। तो अभी भी समय है, मेहनत कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगर आपका निश्चित ही लक्ष्य पटवारी बनना है तो बिल्कुल आज से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी सिलेक्शन लेने से आपको नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप व्यर्थ की चीजों में उलझे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत कट ऑफ जाना है, बहुत कंपटीशन रहना है। वही सिलेक्शन लेगा जो सीरियसली तैयारी करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, बार बार रिवाइज करेगा। बात करते हैं हमारी समितियों के बारे में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986। तो 1986 में एक समिति का गठन हुआ। उस समिति का नाम था एल.एम. सिंघवी समिति। इस समिति के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जहां से प्रश्न बनता है, इस समिति ने कहा कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को आप संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। संवैधानिक दर्जे का मतलब होता है कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में आप इनका वर्णन कर दीजिए, ताकि जब भी किसी पंचायती राज संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका गठन हो तो वे संविधान के अनुरूप हो। और भारत में सर्वोच्च सत्ता संविधान है, इसलिए इन्हें जो अधिकार प्राप्त हो वह अधिकार कहां से मिले? संविधान से मिले, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है। महात्मा गांधी का भी सपना था कि पंचायतों के गठन का प्रावधान कहां पर होना चाहिए? यह प्रावधान होना चाहिए भारतीय संविधान में। आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान भी किया गया। इसने क्या कहा कि संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए एल.एम. सिंघवी समिति ने, और 1986 में इस समिति का गठन हुआ। इस समिति ने एक बात और कही कि न्याय पंचायतों का गठन करना चाहिए। क्या कहा? कि न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और कुछ गांवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बना सकते हैं। यह बात किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था। देखिए, अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो ग्रामीण परिवेश में आप देखते हैं विभिन्न समय छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ ना कुछ होता रहता है। छोटी छोटी बातें रहती है जिनको लेकर झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गई। तो आप भी जानते हैं, अगर आप हर छोटी बात के लिए न्यायालय जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका भी समय खराब होगा और न्यायालय के पास कार्य का भार भी बढ़ेगा। तो उससे बेहतर क्या हुआ, इसने कहा कि आप कुछ गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत बना दीजिए। अधिकांशतः गांवों में 90 से 99% मुद्दे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, जिन्हें आप आपस में सुलझा सकते हैं, और इससे बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाती है। आपने अगर अधिकांश गांवों में ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा, अब होता है या नहीं, लेकिन पहले अधिकांशतः ऐसा होता था कि गांवों में जो वरिष्ठ लोग होते थे, जिनकी बातों को माना जाता है, जो सम्मानजनक लोग होते थे, अगर कहीं पर किसी बात को लेकर कोई अनबन है, किसी बात को लेकर कोई ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो गांव के उन वरिष्ठ लोगों को बुलाया जाता था और उसे कहा जाता था कि पंचायत, है ना, उसे पंचायत बोला जाता था। उसके बाद वे व्यक्ति दोनों की समस्याओं को सुनते थे। समस्याओं को सुनने के बाद फिर वे फैसला देते थे कि देखिए इसमें गलती इनकी है, और जिस तरीके से वे फैसला देते थे, अधिकांश किस्सों में यह होता था कि उन फैसलों को मान लिया जाता था, उन फैसलों को समाधान के रूप में माना जाता था, और फिर उन व्यक्ति को वही करना पड़ता था। यानी न्याय पंचायतों को क्या होगा कि गांव के अधिकांश मुद्दे को न्याय पंचायत में अगर सुलझा दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी। तो न्याय पंचायतों के गठन की बात की थी एल.एम. सिंघवी समिति ने कि कुछ गांवों को मिलाकर आप न्याय पंचायतों का गठन कर दीजिए।
इसके बाद एक समिति आई पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1989 में यह समिति आई और इसने भी क्या कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। प्यारे साथियों, दो प्रकार के प्रश्न यहां से बनेंगे। एक प्रश्न तो यह बन सकता है कि इन समितियों का गठन कब हुआ। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? 1986 में। इसका कब हुआ? 1989 में। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समिति है? एल.एम. सिंघवी समिति है, पीके थुंगन समिति है, जी.वी.के. राव समिति है, अशोक मेहता समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित समिति है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है, इसे आप मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, वेरी IM पे लिख लीजिए, IM पे लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है वे लिख लीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रश्न में जो रहेगी वे ये रहेगी कि किस समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो ध्यान रखना, पीके थुंगन समिति और एल.एम. सिंघवी समिति, इन दोनों समिति ने अपने सिफारिशों में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यहां पर आप मार्क कर सकते हैं कि संवैधानिक दर्जा देने की बात एल.एम. सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति ने कहा। एक फैक्ट है जिसे आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में है, यानी तेलंगाना में है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है, तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के अंतर्गत है। तो प्यारे साथियों, भारत में पंचायती राज वाला जो ये टॉपिक है ये आज हमारा कंप्लीट होता है। इससे संबंधित आपको प्रश्न सोचना है कि कौन कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि जब पंचायती राज व्यवस्था वाला ये जो टॉपिक है, ये पूरा पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लगभग 500 से 1000 प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो सभी टॉपिक को मिलाकर होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा इन वीडियो में एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं। भारत में पंचायती राज के विकास को हमने देखा कि प्राचीन काल में कैसे पंचायतों का विकास हुआ। हमने देखा था वैदिक काल में कि सबसे पहले वैदिक साहित्य में ग्रामों का उल्लेख हुआ। ग्रामों के उल्लेख के साथ ही वहां के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। फिर जब हम मुगल काल में आए तो वहां पर थोड़ा सा जमींदार और जागीरदार जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को देखने को मिलता है। लेकिन शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान के अंतर्गत ग्रामों का उल्लेख हुआ। वहां पर एक व्यवस्था थी जो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों या ग्रामों से संबंधित थी। ब्रिटिश काल की जब हम बात करें तो ब्रिटिश काल में हमने देखा कि गवर्नर जनरल के पास प्रारंभ में तो पंचायतों को लेकर कोई भी बात नहीं की जाती थी, लेकिन जब कार्यभार बढ़ने लगा तो पंचायतों को लेकर बात की जाने लगी। 1793 में कार्नवालिस कोड आया जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था। इसके बाद में 1800 के अगर हम बात करें रिपन प्रस्ताव के बात करें तो रिपन प्रस्ताव आया जिसके द्वारा पंचायतों का जन्म हुआ या उसे पंचायतों का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक इस तरीके से ग्राम पंचायतों का गठन प्रारंभ होना शुरू हुआ। 1947 के बाद अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान की पहली बैठक हुई वहां पर कोई भी पंचायतों के बारे में बात नहीं की, लेकिन बाद में आर्टिकल 40 में पंचायतों को जोड़ा गया। धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन से संबंधित चीजें देखने को मिली और बाद में कुछ समितियों का गठन हुआ। क्यों? क्योंकि 1952 और 53 में 2 कार्यक्रम आए थे जो असफल हुए। वे कार्यक्रम कौन से थे उनका आपको नाम लिखकर कमेंट करना है। उन कार्यों की असफलता के कारण बलवंत राय मेहता समिति बनी और कुछ पंचायती राज से संबंधित समितियां बनी। उन समितियों को हमने कंप्लीट किया। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कैसे इनका संवैधानिक विकास हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।